हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ कि आप लोग के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो लिमिटेशंस की बात करें तो जो लिमिटेशंस है वो 5 मार्क में आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और इवन आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसमें भी 5 मार्क में दे के रखे हुए हैं। देन बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको देके रखा हो सकता है एग्जाम में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बताओ आप। फिर बात करें तो मीनिंग जो है ना वो जनरली व्हाट इज पार्टनरशिप या व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, इस तरह से 1 मार्क में पूछ सकते हैं। और एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली, वो वाला क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क के अंदर आ सकता है। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क में आपको कितना लिखना होगा और कितना कंटेंट आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता ना तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग जरूर ज्वाइन हो जाओ, जिसमें मैं टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट देता हूं, एज वेल एज जो ये सारा स्टडी मटेरियल है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, पार्टनरशिप। पहले हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं पार्टनरशिप का। देखो, जो बिजनेस का स्कोप है ना वो डे बाय डे एक्सपांड होता जा रहा है। बिजनेस, कॉमर्स दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो बहुत सारी लिमिटेशंस आ चुकी थी जो सोल प्रोप्राइटरशिप थे ना उसके, और हमने लिमिटेशंस पहले देख चुके हैं। 2 लेक्चर पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था कि क्या क्या लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश होता है जिसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जो एग्जिस्टेंस में आता है। और वो किस आइडिया को लेकर के आता है कि बिजनेस को अगर लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे ले जाना है तो पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है। और पार्टनरशिप किस चीज को ध्यान में रख के आया है कि जितनी भी लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप की उसको हटाने के लिए पार्टनरशिप वाला बिजनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है। जैसे कि ह्यूज कैपिटल, अब आपको पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा पैसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक बंदा कितना ही पैसा ला पाएगा। ठीक है, पर पार्टनरशिप में ह्यूज कैपिटल आ सकता है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पावर, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, सोल प्रोप्राइटर में अकेला बंदा ही सब कुछ रिस्क भी लेता था, सब कुछ देखता था, लॉस हो तो वो ही खुद बियर करता था। पर पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में हर एक चीज बटी हुई होती है। अगर पैसा आ रहा है तो सब लोग इक्वली पैसा ला रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स है वो सारे इक्वली पैसा ला रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें तो सब लोग मिल करके बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो सीधी सी बात है, सबका अपना अपना स्किल्स होता है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो इंटू 3 जितने पार्टनर होंगे, इंटू 3x या 4x जितने पार्टनर होंगे उतना आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर बात करें तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, यानी रिस्क लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी जब नंबर ऑफ पार्टनर्स बिजनेस में आएंगे तब। बोलो क्लियर हो गया। और हाँ, ये चीज भी याद रखना, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें जो पर्सन, जो सोल ओनर होता था उसको सोल प्रोप्राइटर कहते थे। पार्टनरशिप में उनको पार्टनर्स कहा जाता है जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। ये मैंने आपको सिंपल मीनिंग दिया है जो इन जनरल सेंस है वो, बट आप लोग डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। ये भी आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स में देके रखी होगी। ठीक है, पर मैं अगर बात करूं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सी लिखना, तो ये छोटी भी है, अच्छी भी है और एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, चलो दोनों चीज को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, तो पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस सिस्टम है जहां पे जो ओनरशिप होती है बिजनेस की, बिजनेस रिमेन्स विथ मोर देन 1 पर्सन, मतलब बिजनेस की ओनरशिप एक से ज्यादा लोगों के पास होती है। एंड इन द सेम वे द बिजनेस इज मैनेज बाय 1 और मोर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो कि एक बिजनेस को शुरू करना है, जो पार्टनर्स मिलके शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स है, पार्टनर ए, देन पार्टनर बी, देन पार्टनर सी। इस तरह से टोटल 3 अलग अलग पार्टनर है। ठीक है, अब तीनों मिलके क्या करेंगे, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस की ओनरशिप इन तीनों की मानी जाएगी। अब बात करें बिजनेस का मैनेजमेंट, जो यहाँ पे देके रखा हुआ है कि जो बिजनेस है वो मैनेज किया जाता है एक के द्वारा या एक से ज्यादा के द्वारा। मान लो 3 लोग ने मिल करके बिजनेस को स्टार्ट किया, बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी जो है वो रेगुलर नहीं आते, वो ए के भरोसे सब बैठे हुए हैं कि ए जो करेगा वो फाइनल है।
है, ठीक है, हम दोनों के भी डिसीजन कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो यहाँ पे यही दे के रखा है कि पूरा बिजनेस या तो एक जन मैनेज करता है बाकी सबके बिहाफ में, या तो फिर सब लोग मिल करके बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी था इसका मीनिंग। अब बात करें आगे तो द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स, यानी कि बिजनेस में जो भी रिजल्ट मिलता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, सारे पार्टनर्स मिल करके उसको बियर करेंगे, बॉर्न करेंगे, मतलब कि उनका खुद का होगा, प्रॉफिट होगा तो भी उनका, लॉस होगा तो भी उनका, पर सबके बीच में इक्वली बांटा जाता है, ठीक है, जो भी रेशियो होता है उनका उस रेशियो में। चलो आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में मीनिंग भी आता है और अगर आप ये लिख लेते हो ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। पर याद रखना ये डेफिनेशन है, आपका पूरा वर्ड टू वर्ड हर एक चीज सही होनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक मत करना। तो देखो पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन सच पर्सन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो पार्टनरशिप लोगों के बीच का एक रिलेशन है, who have agreed to share the profit of the business, वो लोग एग्री है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे। अब यहाँ पे लॉस पता है क्यों नहीं दिया, क्योंकि कोई भी बिजनेस की शुरुआत करता है तो ऐसा थोड़ी सोचेगा कि मेरा लॉस होगा, वो तो यही सोच के शुरुआत करेगा कि मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। पर ये चीज भी ध्यान रखना, अगर लॉस भी होता है ना तो उस सिचुएशन में भी सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो सब लोग एग्री थे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विच इज रन बाय ऑल, ये पूरा बिजनेस सारे पार्टनर्स चलाते हैं, और बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, या तो एक बंदा जो सबके बिहाफ में काम कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बी और सी रेगुलर नहीं आती, ये मान लो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब होता है कोई रेगुलर नहीं आते, तो ए जो है वो एक्टिवली वर्क करता है, इन दोनों के बिहाफ का भी पूरा काम जो है वो एक कर लेता है। बोलो क्लियर हुआ? तो यही था बढ़िया सा मीनिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। तो यहां पे मैंने आपको मीनिंग समझा दिया पार्टनरशिप का। अब अपने देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, टोटल 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो आप लोग ना इतने सारे हेड पॉइंट्स तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे एग्जाम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 जो है वो एक्सप्लेन करके आते हो ना, तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये वाला जो टॉपिक है ना वो बेसिकली 3 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, और अगर 3 मार्क के अंदर आया भी सही तो आप लोग इसमें 6 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 6 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। तो मैं यहाँ पे जो जो भी बता रहा हूं अगर आप लोग सुन लेते हो तो आपका पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, बट उससे पहले मैं सारे हेड पॉइंट एक बार रीड कर लेता हूं। रिलेशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टनर्स, पर्पस, कैपिटल, मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस और लाइफ स्पैन ऑफ फर्म। पता है आपको ओसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको हेड पॉइंट्स काफी ज्यादा मिलेंगे, तो हेड पॉइंट्स को याद रखने की ट्रिक भी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे उसको याद रखा जाता है, पर हेड पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अंदर का एक बार नहीं आएगा चलेगा, बना के लिख लोगे तो चलेगा, पर हेड पॉइंट्स तो आने चाहिए, ठीक है। चलो पहला देखते हैं, रिलेशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। अच्छा देखो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं वो एग्जिस्ट मतलब एग्रीमेंट में आते हैं, पार्टनर ए पार्टनर बी, दो लोग एग्रीमेंट करते हैं आपस में। ये एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। मैं थोड़ा आपको ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं, जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना पार्टनर्स के बीच में, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है वो। अच्छा देखो रिटन भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है, बट हमेशा रिटन एग्रीमेंट प्रीफरेबल है, क्योंकि बोला हुआ कोई मानेगा नहीं, लिखा हुआ होगा तो मानेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं 100 कहनी 1 लिखनी, मतलब कि अगर 100 बात बोली होगी वो मैटर नहीं करेगी, एक बात लिखी होगी ना वो ज्यादा मैटर करेगी। दैट्स व्हाई लिखा हुआ होता है वो प्रूफ बन जाता है, ठीक है। एंड पार्टनरशिप ऑल्सो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ पार्टनर्स। मतलब यहाँ पे ना पार्टनरशिप तब एग्जिस्टेंस में आती है जब सारे पार्टनर्स एक दूसरे को समझते हैं और मिल करके कोई बिजनेस लेने का एक्शन लेते हैं। एंड इट इज प्रीफरेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप के अंदर ये प्रीफरेबल है कि आप कौन सा एग्रीमेंट करो, रिटन एग्रीमेंट करो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एग्रीमेंट कहो कॉन्ट्रैक्ट कहो एक ही बात है। बोलो क्लियर हो गया? फर्स्ट टॉपिक रिलेशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, डन। चलो नेक्स्ट है नंबर 2,
एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। तो देखो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ। यहाँ पे हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है पर बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है, बहुत आसानी से फटाफट हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। और इसमें कोई बोलते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी लॉ के अंदर जो भी आपको एक सीधी सी बात है कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए तो कितने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस करनी पड़ती है, पर इसमें इतना कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है इसको बनाना। देन नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड अ पार्टनरशिप फर्म। ये चीज आप लोग याद रखना कि जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर करो ही करो, ठीक है। आप पार्टनरशिप फर्म को ना रजिस्टर करो तो भी चलेगा। एंड रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो जो फर्म होती है, फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म मतलब बोलते हैं ना एक ऑफिस होती है गवर्नमेंट की जहां पे सारे पार्टनरशिप फर्म को ये लोग रजिस्टर्ड करते हैं, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अगर आप करवाना चाहो तो। टू वोम द पार्टनरशिप डीड इज सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने नहीं कहा यहाँ पे क्या सबमिट करवाना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट अलग अलग पार्टनर्स के बीच में, सारे पार्टनर्स के बीच में जो सबमिट करवाना होता है किसको, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, ठीक है। तब जाके आपका जो बिजनेस है पार्टनरशिप का वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज हमेशा ये याद रखना कि जो रजिस्ट्रेशन होता है ना पार्टनरशिप का वो जरूरी नहीं है, हाँ पर प्रिफरेबल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो पार्टनरशिप का, आगे उठ के कोई भी झगड़ा होता है पार्टनर्स में, कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट की मदद ले सकते हो। बट अगर आपने मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ना तो आप कोर्ट की मदद नहीं ले सकते, कोर्ट भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना वॉलंटरी है। करवाओ तो अच्छा है, नहीं करवाओगे तो फिर दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखो पार्टनरशिप फर्म में जो मिनिमम नंबर होता है ना वो कितना होता है, 2। ये तो सीधी सी बात है, पार्टनर तभी बनेंगे, एक होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, तो 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा ये चीज थोड़ी अजीब है कि यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं और ये चीज कंपनी एक्ट के अंदर देके रखी है 2013 में क्लॉज नंबर 464 कि नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म में वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखो ये जो था थोड़ा पुराना है, 2013 का है। 2014 में एक और नया एक्ट आया था, तो एज पर गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से 2014 के अंदर एक और कंपनी एक्ट आया था जिसमें क्लॉज 10 के अंदर मिसलेनियस रूल में देके रखा था कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर है ना वो कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, ठीक है। तो जो पुराना एक्ट था 2013 उसमें 100 लोग बोले थे कि मैक्सिमम 100 पार्टनर होने चाहिए, और जो 2014 का जो एक्ट आया था उसमें बोला था मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 पार्टनर्स होने चाहिए, 50 से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए नहीं। तो आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है और एग्जाम में भी यही वाला लिख के आना, एज पर कंपनीज एक्ट 2014 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। बोलो क्लियर। तो मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 50 आज की डेट के हिसाब से। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पर्पस। जो मेन पर्पस होता है पार्टनरशिप फर्म का वो क्या होता है, कैरिड आउट लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कि एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो लीगल है, ठीक है, कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं करनी है, और जिसके पीछे का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि प्रॉफिट के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो हर एक पार्टनरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। एंड एक्टिविटी आर लीगल बट देयर पर्पस इज नॉट अर्न प्रॉफिट, सो इट इज नॉट पार्टनरशिप। ये चीज भी याद रखना कि आप भले लीगल एक्टिविटी कर रहे हो पर आपका मोटिव पार्टनरशिप मतलब प्रॉफिट करना है ही नहीं, मतलब दान पुण्य के लिए काम कर रहे हो या कोई एनजीओ चला रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं हुआ। पार्टनरशिप तभी माना जाएगा जब आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो। क्लियर। नंबर 6 कैपिटल। जनरली सारे पार्टनर्स जो है ना वो कैपिटल बिजनेस में लाते हैं, मतलब पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, सब लोग मिलकर के बिजनेस में कैपिटल लाते हैं। बट स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग कैपिटल। हाँ बट अगर जरूरी नहीं है, बाकी सब लोग रेडी भी होते हैं तो कोई एक पार्टनर नहीं भी लाएगा, मान लो वो पार्टनर की रेप्यूटेशन बहुत जोरदार है, उसके नाम से ही हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको कैपिटल ना भी लानी पड़े, ठीक है। एंड पार्टनर ब्रिंग द कैपिटल एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड। और ये चीज भी याद रखना, जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, यानी कि वो अपने घर से पैसा निकालता है बिजनेस में, तो उसने कितना पैसा निकाला, कौन से पार्टनर ने कितना पैसा निकाला, हर एक चीज
पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में हर एक चीज लिखी जाती है कि पार्टनर ए ने 10 लाख निकाले, पार्टनर बी ने 15 लाख निकाले, पार्टनर सी ने 20 लाख निकाले, जो भी है हर एक चीज लिखी जाती है कहां पे, पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट है 7th मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना सारे पार्टनर्स बिजनेस को साथ मिलकर मैनेज करते हैं एंड ऑल पार्टनर हैव राइट टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और सारे पार्टनर्स का हक है कि बिजनेस में कोई भी तरह का डिसीजन लेना है ना तो उसमें पार्टिसिपेट करे एंड एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड। और अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है एनी वन और मोर देन वन पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, वही एग्जांपल यहां पे वापस देता हूं कि हमने देखा था कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। तो जो ए पार्टनर था वही पूरे बिजनेस को मैनेज करता था। तो पार्टनरशिप डीड में अगर उन लोग ने मेंशन किया है कि बी और सी जो है वो रेगुलर बिजनेस में नहीं आएंगे, ए जो है वो पूरा बिजनेस चलाएगा बी और सी के बिहाफ में भी और सारे डिसीजन वो खुद लेगा, तो वो हो सकता है। तो मैनेजमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि एक जन काम करे बाकी सबके बिहाफ में, या तो सारे मिलकर के काम कर सकते हैं। बोलो क्लियर? तो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सारे पार्टनर्स या तो कोई एक पार्टनर। नेक्स्ट नंबर 8 अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है लायबिलिटी वाला, ठीक है। लायबिलिटी के बारे में तो आप लोग को पता होगा। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, डेट हम लोग कह सकते हैं। मैंने कहीं से पैसा लिया है तो अब मेरा वापस भी मेरे को करना है ना, तो उसको ही मेरी लायबिलिटी कहेंगे कि जो मेरा वापस करना अभी बाकी है। चलो अपने देखते हैं, जैसे कि अपने ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो भी पेमेंट की बात होती है, डेट के पेमेंट की, अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो इसकी लायबिलिटी पार्टनर्स की भी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनर्स की भी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि टोटल 3 पार्टनर्स है, अपने वही लेते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। 3 पार्टनर है, इन तीनों ने बिजनेस करने के लिए लोन लिया था, ठीक है। इन्होंने बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था और बैंक वालों ने इनको आसानी से लोन दे दिया था। 3 लोग थे, इन लोग ने अच्छा खासा लोन लिया। मान लो 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख का लोन इन लोग ने लिया है बिजनेस करने के लिए। अब ऐसा हो गया कि बिजनेस चल नहीं पाया, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। अब बिजनेस बंद करना है, बंद करने से पहले सारी लायबिलिटीज जो है वो पे करनी पड़ेगी, कर्जा चुकता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो जो ए बी सी इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को बेच करके सब कुछ होने के बाद भी बिजनेस में से सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीस निकले, फॉर एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं, बिजनेस में से निकले मान लो 20 लाख, ठीक है। 20 लाख रुपीस बिजनेस में से निकले, तो 20 लाख रुपए इन्होंने बैंक को दे दिए। अब बचे कितने, 30 लाख, क्योंकि बैंक से लिए कितने थे, 50 लाख। 30 लाख अभी भी पे करने बाकी है। तो ये कैसे पे किए जाएंगे, तो बिजनेस में से तो सारा पैसा खत्म, अब इन लोगों को अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी वो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अकेला पर्सन अपनी ही प्रॉपर्टी बेच के पैसा देता था, पर यहां पे तीनों मिल करके, जैसे 30 लाख बचा है तो दोनों 10 लाख 10 लाख 10 लाख तीनों मिल करके बैंक को वो लोन की जो रकम है, यानी कि जो लोन की अमाउंट है वो पे करेंगे, ठीक है। बच नहीं सकते, इस वजह से हम लोग ऐसा कहेंगे कि बिजनेस में पैसा खत्म होने के बावजूद भी आपकी जो लायबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। मतलब आप बच नहीं सकते आपकी लायबिलिटी से, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा चुकाना पड़ेगा। तो 30 लाख रुपए की पर्सनल प्रॉपर्टी वो बेचेंगे और तब जाके बैंक का लोन क्लियर होगा, उनकी लायबिलिटी पे हो जाएगी। क्लियर? तो देखो सारे पार्टनर्स है वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करेंगे डेट के पेमेंट के लिए। हाँ, अगर बिजनेस में से मान लो 50 लाख निकल जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर यहां पे दिक्कत कहां हुई थी कि उनके बिजनेस में उतना पैसा बचा ही नहीं था। दैट्स व्हाई उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो पैसा पे करना पड़ा। एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें जितने भी पार्टनर्स है वो सारे रिस्पॉन्सिबल है, ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है डेट को पे करने के लिए, कर्जे को पे करने के लिए। एंड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज अनेबल टू पे द डेट, और मान लो इसमें से कोई एक पार्टनर है जो ऐसा हो गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसका पेमेंट भी ये दोनों मिल करके पे करेंगे। समझे? मतलब 30 लाख बचे, अब 30 लाख में से 15 लाख ये, 15 लाख ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी पे करेंगे। मान लो इसने सब कुछ बेच दिया, इसके पास कुछ है ही नहीं अब बेचने को, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, तो इसका पेमेंट भी कौन दो करेंगे, ये दो करेंगे, ठीक है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो पार्टनर्स बच नहीं सकते इस चीज से कि क्योंकि इनकी लायबिलिटी जो होती है ना वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी पेमेंट
करना पड़ेगा। बोलो क्लियर? कोई डाउट इसमें? अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्लियर हो गया ना? बहुत इजी था ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नंबर 9 पे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है ना, वो इतनी इजी नहीं होती। मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर के कंसेंट के बिना कोई भी पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और को। मतलब कोई भी पार्टनर किसी अपने शेयर को किसी और पर्सन को, जैसे मान लो मैं उस पार्टनरशिप में से निकल गया और मैंने मेरे भाई को बोल दिया अब से तू उस बिजनेस का पार्टनर, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे पार्टनर से बात ही नहीं की है, सबसे कंसेंट ही नहीं लिया है। कंसेंट का मतलब होता है हम अप्रूवल कह सकते हैं, परमिशन, अप्रूवल, उसको कंसेंट कहा जाता है। तो मैंने कंसेंट ही नहीं लिया, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड इफ एनी पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट द कंसेंट, और अगर मान लो एक कोई पार्टनर ने बोले बिना अपना शेयर किसी और को दे दिया, ठीक है, तो बाकी सारे पार्टनर मिलके उस बिजनेस का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। अब ये आपके लिए नया वर्ड है, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद कर देना। इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में वाइंड अप भी कह सकते हैं। देखो ये वर्ड ना, आप देखो 3 वर्ड होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन, एक होता है वाइंड अप, और एक होता है लिक्विडेशन। तो ये अगर 3 वर्ड कहीं पे भी आप देखते हो तो समझ जाना इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद करना, ठीक है। ये 3 वर्ड का मतलब, तो यहां पे अगर कोई पार्टनर ने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर किया है तो बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है। बोलो बाकी सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनर्स की राइट, ड्यूटीज, रूल्स, रजिस्ट्रेशंस एज वेल एज उनके अदर प्रोविजंस, हर एक चीज पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है, तो लीगल प्रोविजंस है इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है लाइफ स्पेन ऑफ फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप का बिजनेस जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सालों साल चलेगा। कंपनी होती है जो सालों साल चलती है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप की भी लाइफ जो होती है ना, वो छोटी होती है, बहुत ज्यादा नहीं चलती। क्यों, क्या कारण है? तो अगर मान लो कोई पार्टनर है, उसका मेंटल बैलेंस हिल गया, ठीक है, मतलब समझ ही रहे हो आप, मानसिक संतुलन हिल गया है, ठीक है, या तो मर गया या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप बंद हो सकती है। अब मान लो 2 ही पार्टनर है, जिसमें से एक पार्टनर मर गया, तो फिर पार्टनरशिप खत्म, फिर वो बिजनेस क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप बंद हो सकती है। एंड रिमेनिंग पार्टनर विद देयर म्यूचुअल कंसेंट, और बाकी के पार्टनर्स अपने आपके, मान लो कि 5 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर नहीं रहा, मर गया, ठीक है, तो उसमें बाकी पार्टनर्स जो है ना, वो सब लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट मतलब कि आपस में मिल करके प्रॉफिट को या जो भी शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो चाहते होंगे तो नए पार्टनर को एडमिट भी करेंगे, नए पार्टनर को लेके भी आएंगे, या तो फिर वो लोग उसको, मतलब मर गए तो अब
खत्म, तो बाकी लोग मिल करके अपने पार्टनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट, अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? इन दिस वे पार्टनरशिप कम टू एन एंड, बट मेनी अ टाइम्स पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिसॉल्व। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप खत्म जरूर हो गई, एक पार्टनर निकल गया, या तो फिर वो मेंटली इम्बैलेंस हो गया, मानसिक संतुलन हिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है, वो चला गया ठीक है, पर वो फर्म चालू की चालू ही रहती है। क्लियर? चलो, तो इस तरह से टोटल हमने 11 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और मैंने एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि एग्जाम में 3 मार्क का ये टॉपिक आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अब ये वाला टॉपिक तो आपके एक्सरसाइज में देके नहीं रखा, पर एग्जाम में एडवांटेजेस और लिमिटेशन साथ में भी पूछे जा सकते हैं, और इसके भी टोटल 11 एडवांटेजेस है। ठीक है, और ये 11 एडवांटेजेस जो है उसमें से सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 7-8 जो है मैक्सिमम 7-8 उतने याद कर लेना। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग, मैं जो भी समझा रहा हूं ना, अगर ध्यान से सुन लेते हो तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना वो एग्जाम में आपको एक एक करके याद आता जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें भी 11 है। अब देखो इसमें से काफी सारे ऐसे एडवांटेजेस भी है जो रिपीट हुए, जैसे इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। मोर कैपिटल, ये भी था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है जो ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। ठीक है, उसके फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। चलो फर्स्ट है इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आपको पता है जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है ना, उसको बहुत इजी और लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ज्यादा मगजमारी नहीं होती, आसानी से हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वन डज नॉट रिक्वायर टू पास थ्रू अ स्पेशल लॉ, स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब लॉ में जो स्पेशल प्रोसेस दी ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। एक कंपनी बनानी है तो इतनी सब मगजमारी है, पर इसमें इतनी मगजमारी नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एडवाइजेबल है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाके कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो आपको कोर्ट हेल्प करेगा, बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पढ़ लिया, ये इसका एडवांटेज है, बेनिफिट है। दूसरा एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपको पता ही है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक अकेला बंदा कहां कहां पहुंचेगा। ठीक है, उसके पास स्किल्स भी क्या है, बहुत कम है। पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर यह बेनिफिट है कि मेरे पास मान लो 5 पार्टनर है और पांचों पार्टनर अपनी अपनी फील्ड के खाटू लोग हैं, मतलब सबसे जोरदार लोग हैं। जैसे मान लो कि मेरे को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात कर रहा हूं कि मेरे को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए सबसे पहले पैसा बहुत चाहिए होगा, तो मैंने मान लो कि 7 पार्टनर को हायर किया, 7 पार्टनर्स। ठीक है, 7 पार्टनर मिल करके उस बिल्डिंग को खड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मान लो सब लोग 2-2, 3-3 करोड़ भी निकाले तो भी वो बिल्डिंग आसानी से खड़ी हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज कि पैसा अच्छा खासा मिलेगा। दूसरी चीज, सब लोग ना अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूं इंटीरियर में, एक्सटीरियर डिजाइनिंग में, तो मैं उसका ध्यान दूंगा। कोई एक पार्टनर है जिसको लीगल प्रोसेस बहुत अच्छे से करनी आती है, तो वो लीगल प्रोसेस में ध्यान देगा। कोई ऐसा पार्टनर है जो रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद के ला सकता है, और सारा जो रॉ मटेरियल कितना आएगा, मतलब ईंटें है या सीमेंट है, ठीक है, या तो जो लोखंड के बार आता है, सलिया जो आता है वो लेके आ रहा है, वो उसमें एक्सपर्ट है। एक ऐसा बंदा है जो सेल्स में एक्सपर्ट है, कोई भी आता है तो हम उसके पास ही भेजते हैं, वो 100% वो फ्लैट बिकवा के दे देगा। कोई ऐसा बंदा है जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, पूरे अहमदाबाद में जाकर के मार्केटिंग कर रहा है, गुजरात में जाकर के मार्केटिंग कर रहा है, इस फ्लैट का सेल्स बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग लोग, अलग, एक बंदा है अकाउंटिंग और फाइनेंस में एक्सपर्ट है, एक बंदा है जो जितने भी लेबर्स हैं उनको मैनेज अच्छे से कर पा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पार्टनर्स होंगे ना, उतना ज्यादा मेरे पास स्किल्स होगी मेरे बिजनेस में, उतना ज्यादा नॉलेज होगा, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंस होगा। तो बिजनेस ना बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हम लोग बिजनेस को ले जा सकते हैं। अगर सोचो मेरे को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है और मैं अकेला हूं, तो मैं कहां कहां पहुंचूंगा? क्या सब कुछ खुद कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एंड एज द मैनेजमेंट इज द हैंड ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के हाथ में है मैनेजमेंट। वो लोग ना पर्सनली ध्यान देते हैं, क्योंकि देखो उनका भी तो बिजनेस है, वो लोग हर एक पर्सन अच्छे से ध्यान देगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के पीछे ध्यान देगा। एंड देयर इज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्टनर ओवर एम्प्लॉइज, और सारे एम्प्लॉइज पे पार्टनर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो फर्म बहुत अच्छे से मैनेज भी होती है और एफिशिएंटली वर्क भी करती है। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, इंक्रीज इन गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस। अच्छा, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्या होता है? तो रेप्यूटेशन। ठीक है,
गुडविल मतलब तो आपको पता ही है रेप्यूटेशन, बट क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब भी होता है रेप्यूटेशन। अब देखो जितने भी पार्टनर्स है ना उनकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो जो बाकी के ट्रेडर्स है ना वो इतना हेजिटेट नहीं होते उनको गुड्स को बेचने पे, उधार बेचने पे, क्रेडिट पे बेचने पे, या तो उनको पैसों की जरूरत है तो आसानी से उनको पैसा भी दे देते हैं, क्योंकि क्रेडिटर को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे जो कर्जा है ना वो अगर पार्टनर नहीं चुका पाते तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी हम पैसा ले लेंगे, और जितने ज्यादा पार्टनर उतने ज्यादा प्रॉपर्टी बेच के हम पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो इजी बात है कि इजीली इनको पैसा जो है मिल जाता है, उधार पे गुड्स चाहिए वो भी मिल जाता है। एंड इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर कंपेयर करूं सोल प्रोप्राइटरशिप पे, तो जो बिजनेस में क्रेडिट वर्दीनेस होती है, रेप्यूटेशन होती है, वो ज्यादा होती है। क्योंकि सोचो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं तो अकेला था, अकेला कहां मेरी क्रेडिट वर्दीनेस एक फिक्स होगी, मेरी रेप्यूटेशन फिक्स होगी, पर मान लो मेरे जैसे ही 7 लोग और आ गए तो सबकी रेप्यूटेशन मिलेगी, तो बिजनेस की रेप्यूटेशन तो भाई बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? तो इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। देन बात करें नंबर 4, मोर कैपिटल। तो देखो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनर्स मतलब बिजनेस में पैसा लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लाते हैं। एंड इन फ्यूचर बिजनेस डेवलप, अगर मान लो कि फ्यूचर में मेरे को बिजनेस डेवलप करना है, ठीक है, और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, तो ऐसा भी हो सकता है ना मैं एक नए पार्टनर को ला दूं, वो पार्टनर को बोलूं कि भाई तेरे को भी पैसा लेके आना पड़ेगा, हम तेरे को शेयर देंगे बिजनेस का, तो मेरे पास और ज्यादा पैसा आ गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पैसों की कमी नहीं हो सकती। कमी मतलब एक लेवल तक आप पैसा ला सकते हो, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं कि आप ही हो, आपको ही डालना है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जितने पार्टनर उतना पैसा आ सकता है। तो बिजनेस डेवलप करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, हम लोग कोई नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे तो एडिशनल कैपिटल मिल सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स है वो सारे अलग अलग फील्ड के होंगे। तो सोचो मेरे पास अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की बढ़िया सी टीम होगी, तो मेरे पास अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो उसका मेरे को सबसे ज्यादा एडवांटेजेस मिलेगा उनकी स्किल एबिलिटीज का, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर्स को उनकी फील्ड का ही काम दिया जाएगा, उनकी एबिलिटीज और एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिससे मेरे को डिवीजन ऑफ लेबर का हेल्प मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाए, तो मेरे को एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा पूरे बिजनेस के अंदर। बोलो क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है नंबर 6, प्रॉपर डिसीजन। पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फॉर एनी मैटर, डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस टेक प्लेस। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, तो एक सोचते हैं सब लोग मिल करके, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस होती है। और हर एक पार्टनर का ओपिनियन नोट किया जाता है और उनका जो इंटरेस्ट है बिजनेस में वो भी नोट किया जाता है। मतलब कि उनका इंटरेस्ट को देख के हर एक ओपिनियन देते हैं और उस बेसिस पे हम लोग सब लोग साथ मिलके डिसीजन लेते हैं। सबके कंसेंट से, सबके अप्रूवल से ही कोई भी डिसीजन पास होता है, ठीक है। एंड एज द बेनिफिट ऑफ ऑल, नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अवेलेबल, द पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन इज वेरी लेस। जो रॉन्ग डिसीजन की पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कब? क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर्स का नॉलेज है, स्किल्स है, तो सीधी सी बात है सारे पार्टनर चाहेंगे उनका बिजनेस क्या हो, आगे बढ़े। दैट्स व्हाई वो लोग क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा डिसीजन लेंगे, रॉन्ग डिसीजन के चांसेस कम हो जाएंगे। देन बात करें फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप को ना एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट माना जाता है। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, आप अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। और अगर मान लो आपको एग्रीमेंट में कोई चेंज लाना है, ठीक है, तो आप लोग चेंज भी ला सकते हो। अगर मान लो ऑलरेडी मेरा एग्रीमेंट बन गया है तो ऐसा नहीं है कि उसको बदल नहीं सकते, उस एग्रीमेंट को चेंज भी किया जा सकता है। मैं जब चाहूं तब चेंज कर सकता हूं, ठीक है। मान लो कोई पार्टनर निकल गया तो उसका शेयर अब बाकी सब में बटेगा, तो अब एग्रीमेंट पहले जो था वो तो कैंसिल हो गया, अब नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो नया एग्रीमेंट बन सकता है। इस वजह से इसको वॉलेंट्री एग्रीमेंट कहा जाता है। और जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, जो भी बदलाव लाने हैं, जरूरी बदलाव लाने हैं, वो हम लोग ला सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर चेंज करके। बोलो क्लियर हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है नंबर 8, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब ऐसा है कि यूजुअली पार्टनरशिप फर्म में ना अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं, पर तभी किए जाते हैं जब सारे पार्टनर्स का अप्रूवल हो, कंसेंट हो। अगर मान लो एक पार्टनर ऐसा है जो एग्री नहीं है कि ये डिसीजन में मैं एग्री नहीं हूं, आप मत करो ये डिसीजन, ठीक है। मान लो 10 पार्टनर है, 9 पार्टनर बोल रहे हैं कि अपने ऐसा करते हैं, पर एक पार्टनर ऐसा निकला जो बोलता है नहीं हमको ये चीज नहीं करनी है,
तो उस सिचुएशन में वो काम नहीं होगा शुरू। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस में, इसलिए यहां लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में मेजॉरिटी विंस चलता है, जो मेजर लोग बोलेंगे वैसा होगा। पर पार्टनरशिप में सारे पार्टनर एग्री होंगे ना, तभी जाके कोई डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड, और इस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को। ये लाइन रह गई। एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर मान लो 9 पार्टनर है, ठीक है, वो एग्री है, एक पार्टनर है वो एग्री नहीं है, और वो पार्टनर के खिलाफ जाकर के ये लोग 9 लोग बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं और अपना 9 लोग मिलकर दूसरा बिजनेस चालू कर सकते हैं। या तो फिर वो अकेला पार्टनर डिसोल्यूशन का कह सकता है कि भाई बिजनेस बंद कर दो, मेरे को ऐसा मजा नहीं आएगा, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। दैट्स वाई एक ये डर भी होता है, इस वजह से सारे पार्टनर को एग्री करके ही आगे काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पार्टनर का इंपॉर्टेंस है, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन किया गया है। देन बात करें डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ये बिजनेस में भी पार्टनरशिप के अंदर भी एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर और एम्प्लॉइज के साथ। फिर है नंबर 10 डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब यहाँ पे जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, उसमें 2 से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक पावर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। मतलब सारे पावर्स जो है वो एक जने के पास नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सोल प्रोप्राइटर में जो अकेला ओनर था वही सब कुछ देखता था, उसके पास ही पावर है बिजनेस में, जो करना है कर सकता है। पर यहाँ पे पावर सारे पार्टनर में इक्वली बटा हुआ है, डिवाइडेड है। क्लियर? और लास्ट है नंबर 11 लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। तो जो प्रॉफिट है ना पार्टनरशिप फर्म में, वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्टनर्स के बीच में एज पर द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सब इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली कोई पार्टनर जो है वो ज्यादा ले जाएगा, कोई कम ले जाएगा। हर एक चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, उस बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ता है, और जिसकी वजह से जो बर्डन है इनकम टैक्स का वो कम देखने को मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, जो भी इनकम आएगी वो खुद उसकी होगी, खुद की होगी। पर पार्टनरशिप में तो इनकम बटेगी, इनकम बटेगी तो सीधी सी बात है इनकम टैक्स में भी क्या होगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप लोग ने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको पूरा पार्टनरशिप के जितने भी एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे। मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्या देके रखा है लिमिटेशन, टोटल 7 लिमिटेशंस देके रखे हैं, और ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा 5 मार्क के अंदर। तो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो एक एक करके सारे लिमिटेशंस को समझाता हूं कि पार्टनरशिप में भी कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या देके रखा है, लिमिटेड कैपिटल।
अब देखने जाए तो ये वाली जो लिमिटेशन है ना, वो एडवांटेजेस भी है, लिमिटेशन भी है। कैसे? तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपेयर में पार्टनर ज्यादा पैसा ला सकते हैं उनके बिजनेस में, तो ये एडवांटेजेस हुआ। पर लिमिटेशन कैसे हुआ कि मैं कंपेयर करूं कि देखो आज के डेट में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो एंटर हो रहे हैं, बिग साइज के बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो जो लार्ज कैपिटल है, पार्टनर्स जो है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे पैसा नहीं ला सकते। अगर मान लो 1000 करोड़ लाने बिजनेस में, तो ला सकते हैं क्या पार्टनर्स? पॉसिबल ही नहीं है, ला ही नहीं सकते। बट अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी में 1000 करोड़ मिल सकते हैं। पर मैं अगर इसका एडवांटेजेस देखने जाऊं तो एडवांटेजेस ये भी है कि सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा पैसे आ सकते हैं, पर कंपनी से कम पैसे हम लोग इस बिजनेस में ला सकते हैं। दैट्स व्हाई इसका लिमिटेशन है। और जिसकी वजह से अगर देखो, पार्टनरशिप जो होता है ना, वो एक लिमिट तक ही आप ले जा सकते हो बड़े लेवल पे। बट अगर आपको एक एक्सट्रीमली बड़े लेवल पे ले जाना है, एक यूनिकॉर्न बनाना है ना, तो पार्टनरशिप नहीं जा सकती। आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं हो वो पार्टनरशिप है और वो पूरे वर्ल्ड में टॉप पे नाम आता हो, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। सारे बिजनेस कंपनी ही होते हैं जो बड़े लेवल पे जाते हैं। सो हम ऐसा कहेंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसमें पैसा जो है वो लिमिटेड मिलेगा, एक्टिविटीज जो है वो उतना ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे रिसर्च वगैरह के पीछे। दैट्स व्हाई बिजनेस जो है वो छोटे लेवल पे ही देखने को मिलता है, मतलब स्मॉल और मीडियम लेवल पे ये बिजनेस देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो नंबर 2 है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, ये तो लिमिटेशन हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपको पता ही है कि पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। अभी अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, सेम चीज रिपीट हुई है। यहाँ पे सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जो भी काम करते हैं बिजनेस में उसके लिए। और अगर मान लो फर्म के पास यानी बिजनेस के एसेट्स जो है वो इनसफिशिएंट है, बिजनेस में पैसा नहीं बचा या एसेट्स नहीं है, तो अल्टीमेटली जितने भी पार्टनर्स है ना, उन सारे पार्टनर्स को मिल करके अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटीज को क्लियर करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में पैसा नहीं बचा है, बिजनेस में कोई एसेट्स नहीं बची है, तब जाके। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखें, नंबर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। देखो, पार्टनरशिप में ये एक लिमिटेशन सबसे गंदा है जो मेरे को बहुत खराब लगता है, और ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सारे लोगों के ओपिनियन अलग अलग है, क्योंकि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। ऐसा तो है नहीं सारे मेरे रिश्तेदार है, इवन रिश्तेदार भी होंगे ना तो भी उनके ओपिनियन जो है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। मान लो मैं कोई चीज बताऊंगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो जिस वजह से जो मैनेजमेंट है फर्म का वो प्रॉपर्ली नहीं चल पाता, यहां पे कमी देखने को मिलती है यूनिटी और एग्रीमेंट की, ठीक है? एंड व्हेन डिसयूनिटी एंड डिस्प्यूट अराइज, और सोचो जिस टाइम पे डिसयूनिटी या तो डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट यानी कि झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की बात से एग्री नहीं हो रहे, तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप जो है वो बंद हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि सब लोग एग्री नहीं होते। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 4 डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट। जो पार्टनरशिप है ना वो एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन है, मतलब पार्टनरशिप के अंदर हर एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग किसी के भी डिस्कशन या थिंकिंग किए बिना डिसीजन नहीं ले सकते, सबके साथ हर एक चीज को बोलेंगे ना शेयर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि खुद से ही खुद सब करे जा रहे हो, जितने भी पार्टनर है उनको बिठाना पड़ेगा सामने, हर एक चीज बतानी पड़ेगी, उनसे भी राय लेनी पड़ेगी, उनका भी हम कहेंगे ना कंसेंट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, आप हर एक चीज सारे पार्टनर में डिस्कस करोगे तो आपके बिजनेस के सीक्रेट क्या मेंटेन होंगे? नहीं, सब लोग को पता चल जाएगा हमारे बिजनेस के सीक्रेट क्या है, क्योंकि सारे पार्टनर को मेरे को हर एक चीज बतानी पड़ेगी। और अगर हर एक चीज मैं बताने लग गया तो फिर आप समझ ही सकते हो क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कल उठ के कोई पार्टनर अलग हो जाए, वो अपना बिजनेस खुद भी चालू कर सकता है। दैट्स व्हाई ये लिमिटेशन है इसका। देन है डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर। पार्टनरशिप का एक ये थोड़ा लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टनर निकलना चाहता है और वो अपना शेयर किसी और को देना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जो पार्टनर है वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड शेयर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। और अगर मान लो वो ट्रांसफर करना चाहता भी है कि अपने शेयर वो निकल जाए, जैसे मान लो मैं पार्टनर हूं, ठीक है, मैं निकल जाऊं और मेरा कोई भाई है या दोस्त है वो आ जाए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर होता भी है तो सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। बोलो क्लियर हो गया? डन है? नेक्स्ट देखते हैं, 2 ही पॉइंट लास्ट बचे हैं। नंबर 6 डिले इन डिसीजन मेकिंग।
देखो लॉ के हिसाब से हर एक पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है एंड ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट बहुत सी बार अंदर अंदर ना डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है अलग अलग पार्टनर्स के बीच में। तो जो डिसीजन है ना वो डे बाय डे डिले होता जाता है, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से पार्टनरशिप बंद भी हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, इसका डिसोल्यूशन हो सकता है, वाइंड अप हो सकता है बिजनेस। क्लियर। लास्ट पॉइंट है नंबर 7, शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी कि फॉर द रीजन ऑफ डेथ, अगर मान लो 2 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर मर गया तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर, मान लो वो कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, नादार हो गया, ठीक है, या तो मान लो कि उसका मेंटल इंबैलेंस हिल गया, मतलब मेंटल बैलेंस मानसिक संतुलन हिल गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनरशिप है ना वो बंद हो सकती है। तो इस तरह से टोटल हमने 7 पॉइंट देखे लिमिटेशंस के। तो उम्मीद करता हूं अगर आप लोग ने ये वीडियो पूरा अच्छे से देखा है ना तो आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।